आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, आज के इस तेज़ रफ्तार दौर में एक तालिब इल्म का तालीमी सफ़र बिल्कुल आसान नहीं। उसे कई रुकावटें, कई मुश्किलात, कई चैलेंज का सामना करना पड़ता है और सबसे अहम चैलेंज होता है उसका मेंटल हेल्थ और उसकी इमोशनल वेलबींग, जो कि हमारे माशरे में आमतौर पर नज़रअंदाज की जाती है, क्योंकि हमारे माशरे में आज भी मेंटल हेल्थ पर बात करना एक स्टिग्मा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस मौजू पर ज़्यादा से ज़्यादा बात हो, हमारे स्टूडेंट्स अवेयर हो अपने जज्बातों से और इस चीज़ से अवेयर हो कि उनसे आप कैसे कूप अप कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारे आज इस शुमारे में भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस मौजू पर ज़्यादा से ज़्यादा तबसरा हो। नाज़रीन, आज के इस शुमारे के लिए जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो काफ़ी अहमियत रखता है। नाज़रीन, आज के इस शुमारे में हम बात करेंगे नेविगेटिंग स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इमोशनल वेलबींग इन स्टूडेंट लाइफ। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए हमने आज स्टूडियो में जिन मेहमानान को दावत दी है, आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है आज हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर वसीम ककरू। आप RCI लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजरीन, आज के शुमारे में हम चाहेंगे कि हमारे नौजवानों की आवाज भी आगे पहुंचे। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ स्टूडेंट्स को भी दावत दी है। नाज़रीन, आइए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। मेरे बाई जानिब मौजूद है मिसबा मंजूर जी। आप एक एथनोग्राफिक रिसर्चर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कुछ और दोस्त भी जुड़े हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खतीजा कामली। आप अभी IUST में ज़ेर तालीम है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और दोस्त भी, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है जौहर हयात। आप एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं। हमारे साथ और एक दोस्त भी जुड़े हुए हैं, आप हैं कामरान फारूक। आप एक राइटर हैं और इसके साथ साथ आप एक मीडिया स्टूडेंट भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आज के इस शुमारे में एक डाइवर्स ओपिनियन, एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स का भी सामने आए। और चूंकि हमने आज एक रिनाउड हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी यहाँ पे दावत दी है, तो उम्मीद है कि एक ऐसा डिस्कशन हो जिसमें आपके भी सवालात हम लेंगे और इसके साथ साथ मेरे जहन में भी कुछ सवालात हैं। मैं उनसे शुरू करना चाहूंगी। वसीम जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हम एकेडमिक प्रेशर की बात करते हैं, असाइनमेंट्स के डेडलाइंस, फ्यूचर का टेंशन, फिर एग्जाम्स का स्ट्रेस, ये सब काफी ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी लाता है एक बच्चे में। बट जहां तक एक नॉर्मल एकेडमिक प्रेशर की बात आती है, हम कैसे डिफरेंशिएट करें, हमारी जो स्टूडेंट है वो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये एक नॉर्मल स्ट्रेस है, ये एक नॉर्मल एकेडमिक प्रेशर है, और जब एक सीरियस चीज जैसे मेंटल हेल्थ क्राइसिस, चाहे फिर एंजाइटी की बात करिए, डिप्रेशन की बात करिए, तो कैसे, क्योंकि एक थिन लाइन है ना बीच में, इस चीज पर जरा आप रोशनी डालिए आगाज में कि कैसे हमारे जो नौजवान हैं, कैसे हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इन चीजों में फर्क महसूस कर पाए। जी उर्वा जी, शुक्रिया इस फोरम में दावत देने के लिए और इस अहम मौजू पर बात करने का जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं यूथ को यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा अपनी कुछ ख्यालात से, अपनी एक्सपीरियंसेस से इस फील्ड में। जो आपका सवाल था कि एक मतलब जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है और जो स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन और बाकी इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, उनमें कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। पहले बात हम करेंगे स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। स्ट्रेस जिस दिन से हम यानी कंसीव होते हैं माँ के पेट में और जिस दिन हम मर जाते हैं, इसके बीच में स्ट्रेस के साथ हमारा गहरा ताल्लुक रहता है। तो स्ट्रेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ, देयर इज नो स्ट्रेस फ्री लाइफ, राइट। लेकिन फिर ये देखना होता है कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ने हमें स्ट्रेस के साथ पैदा किया है, इन द सेंस कि हमें इस दुनिया में भेजा तो स्ट्रेस के साथ ही भेजा, तो दैट मीन्स स्ट्रेस हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, राइट। सो रिसर्च ने ये देखा है कि स्ट्रेस और प्रोडक्टिविटी का अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं मिसाल के तौर पर, राइट, तो एक बेल शेप्ड कर्व आपको मिल जाएगा स्ट्रेस और प्रोडक्टिविटी का। दैट मीन्स पहले पहले जितना स्ट्रेस बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, राइट। देन इट रीच्स ए प्लेट्यू स्टेज, जहाँ पे मजीद स्ट्रेस बढ़ाने से ना ही प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ना ही कम होती है, एक प्लेट्यू स्टेज आ जाता है। एंड उसके बाद मजीद स्ट्रेस बढ़ाएंगे या बढ़ेगा, तो जितना उसके बाद स्ट्रेस बढ़ेगा प्लेट्यू स्टेज के बाद, उतना ही प्रोडक्टिविटी
कम हो जाती है, राइट. सो इट्स ए बेल शेप्ड कर्व बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रेस. ये जो पहला हाफ, अगर आप इस बेल शेप्ड कर्व को इमेजिन करेंगे, इसका जो पहला हाफ है, इस पहले हाफ को हम यू स्ट्रेस कहते हैं. यू स्ट्रेस मीन्स हेल्दी स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो हेल्दी स्ट्रेस है, यू स्ट्रेस है, राइट. और उसके बाद जो स्ट्रेस आ जाता है, जिसके बढ़ने से प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, उसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं, राइट. सो ये है एक बेसिक सा आइडिया स्ट्रेस और प्रोडक्टिविटी के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में. देखिए, स्ट्रेस एक आग की तरह है. जैसे फॉर एग्जांपल, आग खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आग जला भी सकती है, घर को भी जला सकती है, और खाना पकाने की काम भी आ सकती है. तो इट्स हाउ यू मैनेज इट. इसी तरीके से स्ट्रेस भी जो है वो खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम कहते हैं मुझे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस, देयर इज नो सच थिंग एज स्ट्रेस फ्री लाइफ. स्ट्रेस होना जरूरी है, लेकिन मैनेजमेंट कितनी होगी, वो ग्रूमिंग, पेरेंटल जो भी उनकी कंट्रीब्यूशंस होंगे घर में, कि आपको कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है. अगर बच्चे ने लर्न किया, उसके थ्रू टीचर्स ने सिखाया कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, तो ये हमेशा ये इंसान उस पहले हाफ वाले कर्व में रहेगा. अगर आप इस बेल शेप्ड कर्व की बात करते हैं, तो यू स्ट्रेस ही रहेगा, और वो हमेशा वो स्ट्रेस उसको प्रोडक्टिव ही बना के रखेगा, राइट. लेकिन अगर किसी वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो गई, या बुलिंग हो गई, किसी भी किस्म की शेमिंग एक्सपीरियंसेस हो गई, या जेनेटिक लोडिंग हो सकती है, खानदान में किसी को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में एंजाइटी, डिप्रेशन, या ऐसी कुछ इमोशनल इश्यूज की मतलब इंडिकेशंस मिलती हैं, तो ऐसे इंसान को जल्दी ही डिस्ट्रेस हो सकता है. यानी कि इसकी कोपिंग्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, और जब डिस्ट्रेस हो जाए और ठीक ठाक लेवल पर रहे वो डिस्ट्रेस, और ये बंदा उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाए, तो ये दूसरे हाफ ऑफ द कर्व में चला जाएगा इसका स्ट्रेस. और इस तरीके से यही फिर it takes the shape of depression or anxiety or OCD or bipolarity can get triggered. तो मतलब स्टार्ट इसी से हो सकता है. और बहुत खूब तरीके से आपने हमें समझाया इस ग्राफ के. हमें उम्मीद है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ, उनको भी ये चीज़, मेरे लिए भी इनफैक्ट ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हम स्ट्रेस को इस तरीके से हमेशा नेगेटिव तरीके से देखते हैं, लेकिन स्ट्रेस खुद में जिस तरीके से आपने कहा एक नेगेटिव चीज़ नहीं है. यहाँ पर आपने काफ़ी एक अहम चीज़ें कही कि अगर ये वो स्टेज क्रॉस करता है एक बंदा उस स्ट्रेस का. हमारे साथ चूँकि हमारी यू आर स्पेशलाइज्ड इन एथनोग्राफिक रिसर्च, और आपने इम्हांस में भी रिसर्च की थी जिसमें आपने ड्रग्स पे काम किया है, कि किस तरीके से जो पीर प्रेशर है दैट लेड टू द ड्रग एडिक्शन और सब्सटेंस अब्यूज. जब ये स्ट्रेस बढ़ जाता है और यू डोंट नो आप को किस तरीके से इसके साथ कूप करना है, जैसे सर ने भी कहा कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या फैमिली प्रेशर्स हो सकते हैं, या कुछ भी आपकी ज़िंदगी में अपार्ट फ्रॉम आपका जो एकेडमिक लाइफ है, कुछ चीज़ें चल रही है और आप कूप नहीं कर पा रहे हैं. तो बहुत बाज़ औक़ात क्या हो जाते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या जो हमारे नौजवान होते हैं, वो गलत रास्तों की तरफ, और उसमें सब्सटेंस अब्यूज़ एक चीज़ है. हम चाहेंगे कि आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. बेसिकली एज मैम इंट्रोड्यूस कि मेरा वर्क जो है इम्हांस में ऑलरेडी हो चुका है ड्रग डी एडिक्शन के रिलेटेड. सो अगर हम देखेंगे कि सर्ज है हमारी ड्रग एडिक्शन में, उसका मेन एक रीज़न ये भी है कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एंड अदर एलिमेंट्स लाइक PTSD और अदर इश्यूज़. तो जो सबसे मेजर काज जो मैं वहाँ देख पाई वो ये था कि सोशल स्टिग्मा जो एसोसिएटेड है हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन का, या समटाइम्स पेयर प्रेशर की वजह से स्टूडेंट या कोई बच्चा जो है लग जाता है इन चीज़ों में, ड्रग्स में या किसी चीज़ में, और लेकिन उसके पास ऐसे एनवायरनमेंट है नहीं कि अगर मेरे से गलती हो गई मैं आगे किसी को बोल पाऊँ, आई वांट टू गेट आउट फ्रॉम दिस. बाय द टाइम वो जब उससे बाहर आना चाहता है, वो ऑलरेडी एक ब्रिम तक पहुंच चुका होता है. और NCRB की रिपोर्ट की तहत अगर हम देखें कि 2023 में ही 13,000 स्टूडेंट्स सुसाइड सोच चुकी है. दैट मीन 35 स्टूडेंट्स डाई एवरी डे. और उसमें हम ज़्यादा देख रहे हैं कि अर्बन जो है, अर्बन एरियाज में ज़्यादा है ये चीज़ें रादर देन रूरल एरियाज. सो आई वुड लव टू आस्क सर अबाउट दिस, एक्चुअली व्हाई इज दिस थिंग कि अर्बन एरियाज में ज़्यादा सर्ज है रादर देन, अगर हम देखें इन्फॉर्मेशन वहाँ ज़्यादा है, बट देयर इज दिस वहाँ पे जो है सर्ज है इन चीज़ों की. होना तो नहीं चाहिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा वहाँ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहाँ ज़्यादा है, बट वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा है. आई वुड लाइक टू आस्क दिस. जी सर. जी, इसका जवाब सीधे सीधे यही है कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम बाकी फैक्टर्स को एलिमिनेट करके सिर्फ डिवेलिंग प्लेस की बात करें कि एक अर्बन एरिया, एक रूरल एरिया है मिसाल के तौर पर, तो अर्बन एरियाज में
بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک انسان کو کمپٹیشن پہ بھی بہت زیادہ پش کرتی ہیں اور ٹاکسک کمپٹیشن کی طرف پش کرتی ہیں. پلس نیچر کے ساتھ کنیکشن کم رہتا ہے کیونکہ کانکریٹ جنگل جس کو ہم کہتے ہیں, تو کانکریٹ جنگل میں ایک انسان پھنس جاتا ہے جو کہ ہماری طبیعت نہیں ہے. ہماری طبیعت کنیکشن ہے ہمارے نیچر کے ساتھ, کنیکشن ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کو لے کر. سو اسی طریقے سے اگر آپ ابھی بھی دیکھیں گے رورل ایریاز میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ ایک ویل نٹ فیملی سسٹم ہے, وہاں پہ بھی ایروڈ ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی اربن ایریاز کو اگر ہم دیکھیں کمپیریٹیولی تو رورل ایریاز میں ابھی بھی وہ فیملی سسٹم ویل نٹ ہے. لوگ پوچھتے ہیں ایک دوسرے کو, محلے میں کچھ ہو جائے تو پھر بھی تھوڑا سا ہر کوئی انسان اپنی حساب سے تھوڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے, رائٹ. اسی طریقے سے فیملی کے اندر اگر فار ایگزامپل ایکسٹینڈیڈ فیملی کا وہ دیکھیں گے تو وہ بھی کسی نہ کسی جو ہے وہ ایلینیٹڈ فیل نہیں کرتا ہے. لیکن کمپیریزن, اس کے کمپیریزن میں اگر آپ دیکھیں گے اربن ایریاز میں ایک تو وہی کانکریٹ جنگل ہے, مشکل سے ہی کوئی آس پاس اگر کبھی کوئی پارک آپ کو نظر آ گئی, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پلانڈ ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل ہماری سٹی میں بہت ساری ایریاز ہیں جو پلانڈ ہے ہی نہیں, تو دیٹ مینس وہاں آس پاس کوئی پارک نہیں ہے جہاں پہ انسان نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا تھا. تو ڈسکنیکشن ہے نیچر کے ساتھ. پلے گراؤنڈس نہیں ہیں مثال کے طور پر, ہابیز کا کوئی انتظام نہیں ہے مثال کے طور پر. تو اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وہ ایک ٹاکسک کمپٹیشن چل رہا ہے کہ بس صرف آپ کو پیسے کمانے ہیں اور اسی پہ سارا فوکس ہے. اور مجھے لگتا ہے یہاں پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر یہ چیز نیگلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سب کی اپنی ایک پیس ہوتی ہے, ہم وہی ایک باہر کی پیس کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہی ٹاکسک کمپٹیشن اس چیز سے بھی. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہماری فیملی کی طرف سے پریشر نہیں ہے, ایک انٹرنل پریشر ہے کہ مجھے اس بندے سے جب میں کمپیئر کرتا ہوں تو اس سے مجھے آگے بڑھنا ہے, جبکہ ہم میں اپنی ایک صلاحیتیں ہوتی ہیں اور ہم اپنی پیس سے چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ ختیجہ موجود ہیں, چونکہ آپ ایک میڈیا اسٹوڈنٹ بھی ہے. آپ سے میں اس لحاظ سے کوشچن پوچھنا چاہوں گی, لائک جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, ہم نے یہاں ایلینیشن کی بات کی, ہم کتنے زیادہ جڑے ہوئے ہیں, چاہے رورل ایریاز سے ہو اربن ایریاز سے, ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے, اتنے فرینڈز, اتنے فالوورز, اتنا سب کچھ, بٹ پھر بھی وہ ایلینیشن جو ہوتی ہے وہ فیل ہوتی ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی کیا رائے ہے جب سوشل میڈیا کی بات کرے اور ایک ایموشنل ویل بینگ کی بات کرے, کیونکہ کبھی کبھی وہ بھی ایک فیکٹر بنتا ہے ہمارے اسٹریس کا, ہے نا, کہ ہم وہ کمپٹیشن وہاں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیونکہ وہاں پر اگر دیکھا جائے تو جو سکسیس تو دکھا دیں گے بٹ وہ جو اسٹرگل والا پیریڈ ہوگا وہ نہیں, کیونکہ وہ کچھ ہی پارٹ ہم دیکھتے ہیں. تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے ایز اسٹوڈنٹ کتنا اثر پڑتا ہے, اور ایز میڈیا اسٹوڈنٹ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہاؤ شوڈ اٹ بی. سو میڈیا اسینشلی از اے براڈ کاسٹنگ میڈیم. تو ہم اب سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی وجہ سے ایک کافی ہیوج اسکیل پہ دیکھی گئی ہے, اینڈ ناٹ جسٹ ان ادر کنٹریز بٹ ہیئر ایز ویل. تو ignoring the aspect of a media student, but specifically as a student and as a youngster, I have seen کہ کس طرح سے competition encourage کیا جاتا ہے اس پہ. آپ کسی کے stories دیکھ لو, آپ کسی کے posts دیکھ لو, and you see that you want to be the same or you want to be better than them. And that has seen a huge increase, especially today. But I think somewhere ایک کلچرل, ایک ایکیڈیمک لینس سے بھی اگر اس کو دیکھیں, اس لحاظ سے کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں وسیم صاحب کہ کس طرح سے ایک فیملی کا جو ایکسپیکٹیشن ہے ہماری, جو کلچر کی ایکسپیکٹیشن ہے ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ, اس کے تھرو ہم کیسے اس اسٹریس کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں؟ جی اس اس کو میں تھوڑا ایکسٹینڈ کر لوں گا جو عروہ جی نے ابھی بات چھیڑی تھی اباؤٹ سوشل میڈیا کی. مطلب اوبیسلی سوشل میڈیا جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ آگ ہے, پازیٹیو بینیفٹس بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں. اسی طریقے سے سوشل میڈیا بھی ہے, خود میں یہ انہیرنٹلی بیڈ نہیں ہے, لیکن وہی ہم کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو ریسرچ ہیز شون کہ اٹ کین لیڈ ٹو ڈپریشن, اٹ کین لیڈ ٹو اینگزائٹی بیکاز آف ایلینیشن. انسان ایلینیٹ ہو جاتا ہے, ورچوئل ورلڈ میں پھنس جاتا ہے, اور پھر وہاں پہ بھی کمپٹیشن جیسے ابھی آپ نے. یہاں سے اپنا پلاٹ شروع ہوتا ہے, میں آپ کو لے آؤٹ دکھاتا ہوں. یہ آپ کا روم اور اس ساتھ میں بالکنی, اور اس مٹی پہ گھر. پاپا صاحب بیٹا, گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے, بھروسہ رکھیے گھر مضبوط ہی بنے گا. ایک ہے موقع, اس میں سب لگاؤں گا, اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی. الٹرا ٹیک ہی کیوں؟
आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। बताया कि आपको कितने लाइक्स आए इस पोस्ट पे, इसकी स्टोरी कितने लोगों ने व्यू की, वो वैलिडेशन, एक्सटर्नल वैलिडेशन। और देखा गया है कि जिन लोगों का सेल्फ एस्टीम ऑलरेडी लो होता है, दे सीक मोर सच वैलिडेशन, और उनका सेल्फ एस्टीम काफ़ी डिपेंड होने लगता है कि उनकी पोस्ट की कितने लाइक्स और कितने शेयर्स हुए हैं मिसाल के तौर पर, एंड हेंस इट बिकम्स मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर देम। वो शायद उन्होंने चूज़ किया होता है टू गेन वैलिडेशन एंड फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, लेकिन वो एक ट्रैप बन जाता है उनके लिए। रहा सवाल कि मतलब फैमिली का क्या रोल होना चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर, तो ओबियसली स्टार्ट देखिए, अगर आप मुझे एज प्रैक्टिशनर पूछेंगे ये सवाल, तो आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर द पास्ट 10-12 ईयर्स नाउ, और मैंने बार बार जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, हमेशा ही फैमिली से ही शुरू किया है हिस्ट्री को जानने के लिए। हम यानी कि अगर हमारे पास एक इंसान डिप्रेशन लेके आता है, एंजाइटी लेके आता है, या कोई भी और इमोशनल इशू लेके आता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम स्टोरी बचपन से ही शुरू करते हैं उसकी, हमारे पहले सेशंस में, ताकि हम देखने की कोशिश करें कि रूट कहाँ है। और हम ये मान के चलते हैं कि रूट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही चाइल्डहुड एटमॉस्फेयर में होते हैं, वही फैमिली में होते हैं, वहाँ की डायनेमिक्स में होते हैं, राइट। और अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारी सोसाइटी में अभी उतनी अवेयरनेस बिल्ड नहीं हो पा रही है, अभी भी टैबू है मेंटल हेल्थ को लेकर, तो लोग सामने नहीं आते हैं टू डिस्कस अबाउट कि मतलब उनको क्या करना चाहिए एज पेरेंट्स, उनका क्या रोल है टू हेल्प देयर यूथ, हेल्प देयर चिल्ड्रन इन हैविंग यानी बेटर इमोशनल, लाइक आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली। और कई बार हमारे पास क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं यूथ में से ही, जो घर पे बोलना ही नहीं चाहते हैं कि वो थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। ये है हाँ टैबू एसोसिएट है। और अगर कहीं पे आप थोड़ा सा जहाँ पे हमने देखा है कि हाँ फैमिली इज सपोर्टिव, फैमिली इज टेकिंग पेन्स, फैमिली फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स को हमने बोला कि आप ऐसे सपोर्ट करो, हम ऐसे सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट हम यानी हमारे क्लाइंट्स के पेरेंट्स को कहते हैं कि आप हमारे को थेरेपिस्ट हो, हम थेरेपिस्ट हैं एट क्लिनिक, आप को थेरेपिस्ट हो एट होम। कुछ टाइम तक के लिए उनके साथ है, बट वो अपने पेरेंट्स के साथ दिन रात रहते हैं। और इनफैक्ट मतलब चाइल्ड और एडोलसेंट पॉपुलेशन को लेकर हमें देखना है कि मतलब पेरेंट्स हैव ए वेरी सेंट्रल रोल इन हेल्पिंग द क्लाइंट इन एलिवेटिंग देयर इमोशनल इश्यूज। लेकिन इमोशनल इश्यूज पैदा तब होंगे जब पहले नेग्लिजेंस होगी या किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसमें इनको हम एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कहते हैं, जैसे यानी मैरिटल डिस्कॉर्ड है, या पेरेंट्स के आपस में बहुत सारी इश्यूज हैं, या पेरेंट्स के अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिनको उन्होंने कभी एड्रेस ही नहीं किया, क्योंकि उनको कभी लगा ही नहीं कि इसको एड्रेस करने की जरूरत है, राइट। उसकी वजह से जो कियोस पैदा हो सकता है हाउस होल्ड, जो जनरेशनल ट्रॉमा, एग्जैक्टली ट्रांसजेनरेशनल साइकिल ऑफ एब्यूज चलता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसजेनरेशनल। हम और भी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे जौहर है। जौहर, आप चूंकि ज़ेर तालीम है अभी अमर सिंह कॉलेज में, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे पास काउंसलिंग सेल्स भी होते हैं हर कॉलेज के, बट एज ए स्टूडेंट मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज के यूथ को, आज के स्टूडेंट्स को, सो क्या स्ट्रेसर्स हैं, व्हाट आर द मेन स्ट्रेसर जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि आज के दौर में एक स्टूडेंट की लाइफ में है? जी, पहला ही स्ट्रेस है, आधे बच्चों में फाइनेंशियल कंडीशंस की प्रॉब्लम होती है घर में, वो पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है, दूसरी फैमिली हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, एकेडमिक प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है। और हमारी सोसाइटी में ये बना गया है कि घर वाले जो प्रेशर करते हैं कि जैसे कि इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल साइंस ही करना है, जैसे कि इंटेलिजेंस डिफरेंट किस्म की होती है, पेरेंट्स नीड टू एड्रेस दैट कि मेरे बच्चे में कौन सी इंटेलिजेंस है, उसी पे फोकस करें। तो एक बच्चों में सबसे बड़ा जो स्ट्रेसर है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात है, तो एक बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है, अपना दिल हो या ना हो, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी होती हैं, वो कर नहीं पाता, जो एग्ज़ाम चला जाता है तो वो उसकी गिल्ट में रहता है, तो वो गिल्ट से बाहर निकल नहीं पाता, तो लाइफ में मीनिंगलेसनेस हो जाती है।
تو پھر تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو میرا سوال اصل میں سر سے اسی پہ ہے کہ تھراپسٹ پہلے کی بولتے ہیں وہ تھراپی ہے ایکسیپٹینس اینڈ کمٹمنٹ تھراپی. تو مجھے لگتا ہے کہ سائیکالوجسٹ کیسے ایک بچے کو بولے کہ ایکسیپٹ کرو آپ اپنی سچویشن, بیکاز آئی تھنک کہ ایکسیپٹینس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. کیسے ایک ایکسیپٹ کرے, کمٹ کرے کہ میں اپنا بیہیویئر اب چینج کروں, کیسے میں مینٹلی امیج بناؤں کہ جو ہو گیا پیچھے اب بند کر لوں اینڈ لیٹ می موو فارورڈ. دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. ایز تھراپسٹ کو انسیڈنٹلی میں یہ کہوں گا کہ میرا مین موڈس اوپرنڈا ہی ایکسیپٹینس اینڈ کمٹمنٹ تھراپی رہتا ہے اپنے کلائنٹس کے ساتھ. دو آئی ایم این ایکلیکٹک تھراپسٹ مینس آئی کین یوز ٹولس فرام آل دا ڈفرینٹ موڈیلٹیز, جو بھی ریسرچ بیسڈ موڈیلٹیز ہیں ان سے میں ٹولس استعمال کر سکتا ہوں, لیکن میرا میجر جو مین ٹول ہے وہ ایکسیپٹینس اینڈ کمٹمنٹ تھراپی ہی رہتا ہے. اور پرابلم یہی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جب ہم فار ایگزامپل کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا, اس کا کوئی ایگزام پاس نہیں ہوا, اس کی کوئی ریلیشن شپ نہیں چل پائی, یا اس کا جاب کوئی نہیں لگ پایا, تو گھر والے ہوں یا دوست احباب ہوں وہ اس انسان کو کہتے ہیں کہ بھول جاؤ, آپ چھوڑ دو, موو آن. ٹھیک, کاش یہ کوئی بٹن ہوتا دبا دیتے اور موو آن ہو جاتا. رائٹ, وی آر ناٹ روبوٹس کہ مطلب کوئی اسکل کھول دیں گے, کچھ وائرنگ میں کوئی ادھر ادھر کچھ چینج کر لیں گے اور پھر وہ پھر سے اسکل بند کر کے دا پرسن از گاٹ ٹو گو ناؤ آف ٹو گو. ویسا کچھ بھی نہیں ہے. سیٹ پیٹرنز ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں بچپن سے. جن لوگوں کو ایکسیپٹینس بلڈ کرنے میں مسئلے ہوتے ہیں وہ کسی حادثے کی وجہ سے نہیں, مطلب ان دا سینس کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کی وجہ سے نہیں ہوئی. ایگزیکٹلی, مطلب ان دا سینس کہ میرا یہ کہنا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب میں نے کہا کہ ایکسیپٹینس بلڈ کرو اور ہو گیا. ان کی جینیٹکس اس کے پیچھے ریسپانسبل ہوتی ہے کہ وہ ایگزیکٹلی کہ وہ ایکسیپٹینس بلڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. وہ کئی بار ایسے لوگ جو ہیں بچپن سے ہی ٹراماٹائز ہوئے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو بچپن سے ہی مسٹرسٹ ہوا ہوتا ہے, ان کی کوپنگس میں گڑبڑ رہا ہوتا ہے, ان کی نیورل وائرنگ ہی ویسی شیپ ہوئی ہوتی ہے, ان کا امیگڈالا ہائپر سینسٹیو رہا ہوتا ہے, ایموشنل سینٹر آف دا برین. رائٹ, تو عام انسان بولتا ہے یہ فار ایگزامپل مش تگان یہ ٹھیک کروں, امس کیشن تگان. ایک انسان کو لگتا ہے کہ بس جی میں نے بول دیا اور ایکسیپٹینس ہو گئی, ایسا نہیں ہوتا ہے. ایکسیپٹینس بلڈ کرنے میں کئی بار ایز ایکسپرٹس بھی ہمیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ مہینوں کیا سالوں بھی لگ سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیے ایکسیپٹینس کے لیے آپ کو پہلے ویسا ایٹماسفیئر چاہیے جہاں پہ آپ ججڈ فیل نہ کریں. سو ایک مینس پورا سیٹ آف یعنی ٹولس چاہیے وہ ایکسیپٹینس بلڈ کرانے میں. دیٹس وائی پھر وہ ایک تھراپسٹ کا جو روم رہتا ہے جس میں ایک یعنی نان ججمنٹل ایٹماسفیئر رہتا ہے, جینونیس رہتی ہے, ایمپیتھی رہتی ہے, پازیٹیو ریگارڈ رہتا ہے ٹورڈز دا کلائنٹ. یعنی کہ اگر وہ کوئی چیز بھولنا چاہ رہا ہے تو اس کو وہ بلانے دے, لائک کہ آپ گھر والے اس کو ٹانٹس نہ مارے کہ تیرا نہیں ہوا یہ ایگزام, تو نے نہیں کیا, تو نہیں کر پایا. ایگزیکٹلی, اور اس کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا یہی کہ بھول جاؤ. بھول جانا اگر آسان ہوتا تو پھر وہ ہمارے پاس نہیں آتے. تو ایکسیپٹینس بلڈ کرنے میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے. اور اس چیز سے آپ لرننگ ایکسپیرینسز لے سکتے ہیں, ان کو اس ڈائریکشن میں لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کا نہیں ہوا تو آپ دیکھو کہ آپ کہاں پہ مس آؤٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس اور آپشنز ہیں. کامران, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, چونکہ ہم نے یہاں پہ میڈیا کی بات کی اس سے پہلے, میڈیا پہ اس لیے ابھی ہم زیادہ بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ بھی ایک میڈیا اسٹوڈنٹ ہیں, اس کے علاوہ آپ ایک رائٹر بھی ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے جب بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں خاص کر, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاسٹ ریسنٹ ٹرینڈز جو چلی ہے لائک فیس بک جرنلزم والا جو سنیریو ہمارے کشمیر میں زیادہ ہے کہ کوئی بھی مارکس لے کے آ گیا تو اتنے اوور ہائپ ہو جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ جہاں بھی دیکھو تو وہاں پر یہی چیزیں مل جاتی ہے. تو وہ لوگ obviously 1% ہے جو کر پائے کمپٹیٹیو ایگزامس کی بات کریں, باقی ریسٹ آف 99% آپ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا, محنت نہیں کی تھی, وہ رہ گئے کچھ نمبر سے. بٹ وہ جو اوور ہائپ ہوتا ہے نا, آپ کو کیا لگتا ہے اسٹوڈنٹ وہ کتنا افیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ٹریننگ کی بات ہوتی ہے. پیرنٹنگ ایک فل ٹائم رول ہے. اٹس ناٹ کہ 4 سے صبح اسکول جانے تک کالج جانے تک آپ پیرنٹ ہے, اس کے بعد آپ نے شٹ کیا. آپ بچے کو کیسے ٹرین کر رہے ہیں؟ آپ اس کو ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ فیل ہوگا, بیکاز ہی ہیز ٹو فیس دس. ورلڈ ناؤ ڈیز کتنا کمپٹیٹیو ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر کوئی 1% 2% سلیکشن ریٹ ہے. بٹ یہ پیرنٹ کتنا ٹرین کرتا ہے اس بچے کو اس چیز کے لیے, دیٹ میٹرز. ٹریننگ میں وی لیک.
हम बच्चे को लेते हैं, वी एक्सेप्ट रिजल्ट्स, हमने कहीं पे कोचिंग में डाल दिया बाकी चीज़ें, बट वी नेवर ट्रेन हिम कि बच्चा आप इस चीज़ को फेस करेंगे, यू विल फेस कंपटीशन, यू विल फेस हेल्थ इश्यूज़, आपको बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, बट नो वन इज़ बॉदर्ड अबाउट दैट। तो वो एक लैकुना रह जाता है हमारी ट्रेनिंग में। एक सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा, फ्यू इयर्स बैक वी हैड IGCRPF सेक्टर श्रीनगर, मिस चारू सिन्हा। तो you will see suicides in security forces was high that time. Then she initiated a program, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का रिजल्ट था कि आउट ऑफ नो वेयर सुसाइड स्टॉप्ड इन कश्मीर सेक्टर। तो एक बहुत बड़ा स्टेप था, बट ये स्टेप जो है ये लिमिटेड रहते हैं। देखिए, आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, देखिए अच्छा मोटा खासा पैसा लेते हैं कोचिंग का, बट मुझे लगता है मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स में देयर इज़ नो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेल या एक साइकियाट्रिस्ट, जबकि पता है कि इस कॉम्पिटिटिव माहौल में दे विल फील स्ट्रेस, बट ना ही तो पेरेंट इस चीज़ पे ध्यान देता है। यहाँ पे मैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप खुद भी हॉस्टल में रहे हैं, या यहाँ आपने बात की कोचिंग सेंटर्स की, तो एक वो भी चीज़ होती है कि आप घर से दूर है, तो आप यहाँ कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, आप रेंट पे रह रहे हैं या चाहे हॉस्टल लाइफ, तो वो एक क्या प्रेशर होता है स्टूडेंट्स का? देखिए, ऑल ऑफ अ सडन आप एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। तो अगेन मैं पेरेंटिंग पे आऊँगा। आपके पेरेंट ने आपको कितना ट्रेन किया है? अगर उसने आपको हमेशा कंफर्ट जोन में रखा, कि मुझसे जब लोग इंटरेक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हु फील दिस स्ट्रेस, वो बहुत लाड प्यार वाले होते हैं। तो पेरेंट को देखना चाहिए कि स्ट्रेस जो है, हाउ आई विल मैनेज माई चाइल्ड। तो सर से बस एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, सर हम देखेंगे स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये अब इनएविटेबल बन गया है, हर कहीं है, बट अगर पेरेंट को पता चल गया मेरे बच्चे को स्ट्रेस है, नाउ पेरेंट्स में क्या होता है, अमिस मोइन कहीं, लेट हिम बी असाइड, तो कहीं ना कहीं उसकी बाकी चीज़ें इम्पैक्ट रहती है, उसको ज़्यादा फिर वो कंफर्ट मिलता है एंड ही स्पॉइल्ड, उसका करियर भी स्पॉइल्ड, बाकी चीज़। हाउ अ पेरेंट शुड एक्चुअली एक्ट? देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है इसके पीछे। जैसे हमारे घरों में मेडिकल फर्स्ट एड होता है, जैसे हमारे घरों में उस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है, सोफ्रामाइसिन होता है, बैंडेड होता है, बेटाडीन होता है, या मतलब फिर बैंडेज होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वक्त पर बहुत इंपॉर्टेंट काम अदा कर सकती हैं। मतलब ब्रूजेस, छोटे छोटे ब्रूजेस हैं, उनको एड्रेस किया जा सकता है, या गहरा घाव भी है, बैंडेज लगा दिया, हॉस्पिटल तक चल सकता है, मतलब हम उसको चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड हर एक इंसान को अपने पास होना चाहिए। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड कोई फिजिकल बॉक्स नहीं है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर, कि जब आप किसी फैमिली मेंबर को, किसी फ्रेंड को, किसी एक्वेंटेंस को ये देखें कि मतलब यानी कि स्ट्रेस के बाद जो इश्यूज पैदा हो सकते हैं, कि माइल्ड एंजाइटी कैसे प्रेजेंटेशन देती है, माइल्ड डिप्रेशन कैसा प्रेजेंटेशन देता है, माइल्ड OCD या और भी कोई मेंटल हेल्थ इशू है। हम आखिर में जानना चाहेंगे कि आपकी एक ब्रीफ मैसेज क्या रहेगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए, डायरेक्ट मैसेज? मेरी डायरेक्ट मैसेज यही रहेगी यूथ को कि कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको IQ के साथ साथ सोशल कोशेंट और इमोशनल कोशेंट दोनों को ही बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट फाइनेंशियल कोशेंट, ये 3 कोशेंट्स आपके स्ट्रेंथन होंगे तो IQ भी साथ देगा। मींस सोशल कोशेंट, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अगर ये 3 इंटेलिजेंस पे आपने काम किया, जो कि इंसान किसी भी एज पे इस पे काम कर सकता है, मतलब IQ पे एक बार IQ सेट हो गया, यू आर विद दैट IQ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो IQ में कोई चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन SQ मीन्स सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। इस पर यूथ जितना काम करेगी उतना ही कंपटीशन किसी भी लेवल का हो फेस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जी आपका, आप सब मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। हमने जिस मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम किया, हमें उम्मीद है कि उस मैसेज पर आप काम करेंगे। एज पेरेंट्स आप वो सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, और साथ में हम भी अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज पे और काम करें। नाज़रीन, और मौजू लेके आएंगे नए शुमारे में। आज के लिए बस इतना ही, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
मम